नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में और नवीनतम पाठ्यक्रम डिस्कस करने वाला हूं मैं आज की वीडियो के माध्यम से। अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है एक प्रकार से आपको बहुत ही कठिन लगता है और कठिन बेसिकली होता भी है, मुझे भी कठिन लगता है, लेकिन आप अगर इसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। मुझे पहले भी बहुत कठिन लगता था और एक प्रकार से जब मैंने इसको 2-3-4 बार पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं भाई, उतना कठिन नहीं जितना हम लोग सोच लेते हैं। तो जो पूर्वाग्रह पहले से आपने बना करके रखी है अर्थशास्त्र के बारे में, वो मिटा दीजिए अब, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही एक प्रकार से सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आपकी अपनी भाषा में। आपका बड़ा भाई हूं, ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपके लिए अच्छा मेहनत करूंगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो परेशान होना बिल्कुल आपको नहीं है। परीक्षा के दौरान मॉडल पेपर्स मैं देता हूं, महासंग्राम रिवीजन क्लास देता हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहतर होते हैं। तो ये नवीनतम पाठ्यक्रम है, क्या क्या पढ़ना है आपको 2025, 26, 27, 28 में, वही सब आपको पढ़ना है। यानी सिलेबस डिस्कस करूंगा आज की वीडियो के माध्यम से। अर्थशास्त्र ही नहीं बल्कि कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसमें आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे जब आप 5th सेमेस्टर में जाते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग जो है एक सब्जेक्ट के एक पेपर देते आए हैं। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 पेपर होते हैं, उसको छोड़ दें अभी, उसका भी सिलेबस है ये, लेकिन उसमें इसी को आधा सिलेबस इसका जो है एक पेपर बना देते हैं और आधा सिलेबस दूसरा पेपर बना देते हैं। लेकिन जब आप 5th सेमेस्टर में आएंगे तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको कितने पेपर देने होंगे? 4 पेपर देने होंगे। और बाकी विश्वविद्यालय से राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, MSU यानी कि मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, या मतलब कि जो महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या MJPRU यानी कि जो बरेली विश्वविद्यालय है, ऐसे कई विश्वविद्यालय, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। तो ये सब जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर एक एक पेपर होते थे अभी तक आपने 4th सेमेस्टर में। लेकिन अब 5th सेमेस्टर में जब आप आए हैं तो एक सब्जेक्ट आपको कम करना पड़ेगा। अब इसके स्थान पर आपको क्या मिलेगा? एक सब्जेक्ट जब आप कम करोगे और माइनर पेपर होगा नहीं, तो इसमें एक प्रकार से एक एक पेपर बढ़ा दिया गया। जैसे कि अर्थशास्त्र के अब 2 पेपर आपको देने होंगे, ठीक है, और जो अगला सब्जेक्ट आपका होगा उसमें के भी 2 पेपर आपको देने होंगे। और को करिकुलर के पेपर तो होता ही है। को करिकुलर के पेपर को लेकर के आप परेशान ना हो, उसमें एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस आपको पढ़ना है, यानी कि उसमें आपको रीजनिंग पढ़नी है और कंप्यूटर संबंधी जो प्रश्न आते हैं वो पढ़ने हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, उसका जो सिलेबस होगा और उसका संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा। को करिकुलर मास्टर नाम का एक चैनल है, उसको मैंने बनाया था आपके परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है। तो को करिकुलर मास्टर 4th सेमेस्टर में आपने देखा होगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की क्लासेस उस पर बहुत मिली हैं आपको और परीक्षा में प्रश्न भी आए हैं। तो एक प्रकार से उस पर आपको मिल जाएंगी तमाम वीडियोस एनालिटिक एबिलिटी की जल्द ही आने वाले समय में, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं अर्थशास्त्र के पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है। अर्थशास्त्र के पेपर 1 में आपको पढ़ना है भैया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक वृद्धि या समृद्धि, वृद्धि बोलो या समृद्धि बोलो, ग्रोथ को एक ही बात है। हिंदी में डेवलपमेंट को बोलते हैं विकास, यानी कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि या समृद्धि दोनों के बारे में हमको डिटेल में जानकारी देखनी है, ठीक है। ये पेपर नंबर 1 है। पेपर नंबर 2 की अगर बात की तो सांख्यिकी अर्थशास्त्र, ठीक है, और तमाम प्रकार के अर्थशास्त्र के बारे में आपको पढ़ना है। 3 पेपर बेसिकली आपको पेपर 2 में देखने को मिलेंगे। उन तीनों में से कोई एक पेपर पढ़ना है। तो मैं पेपर 2 का वीडियो मतलब सिलेबस बताऊंगा, उसमें तीनों का सिलेबस मैं बताऊंगा और उनमें से मतलब कि उसमें आपको एक चूज करना होगा। जो एक प्रकार से आप चूज करेंगे वही आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। हालांकि कुछ कॉलेज में स्पेसिफिक होता है कि आपको यही पढ़ना है, यही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो वो चीज़ें एक प्रकार से अपने कॉलेज में एक बार पता कर लेंगे कि सर जी यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लें। परीक्षा फॉर्म भरने जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। जो दूसरा पेपर है उसमें आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या भरें, तो आप एक बार कॉलेज में पूछ लें कि गुरुजी क्या भरना है। अगर कॉलेज वाले नहीं बताते तो आप जो मर्जी वो भर दें या जो आपको सरल लगता है वो भर दें, और आपका पूरा छूट होता है कि आप जो चाहे वो पढ़ें उनमें से, चूँकि विकल्प होता है। आपकी जो इच्छा, जो आपको सरल लगे, जो आपको अच्छा लगे वही आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है, ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं पहला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलें, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में एक प्रकार से इसीलिए सिलेबस आपको मैं देता हूँ, हर एक सब्जेक्ट का हिंदी अंग्रेजी दोनों में होता है। पहला चैप्टर आर्थिक समृद्धि और विकास, इसके अर्थ के बारे में समझें। आर्थिक वृद्धि और समृद्धि क्या होती है, या आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है, आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक विकास की परिभाषा, अर्थ सब कुछ समझेंगे, ठीक है। और विकास तथा विकास अंतराल की माप, विकास तथा विकास अंतराल की क्या माप होती है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन समझेंगे। इसके बाद मेजरिंग डेवलपमेंट एंड
डेवलपमेंट गैप एंड मेजरिंग डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, विकास अंतराल और विकास दोनों की माप में क्या डिफरेंस है, पूरा विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम पहुंचेंगे तो आर्थिक वृद्धि और विकास को जो प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं उन कारकों के बारे में या घटकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक वृद्धि में या आर्थिक विकास को कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसके विकास में, मतलब आर्थिक विकास में और आर्थिक वृद्धि में एक प्रकार से इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं या उसको प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट डालते हैं। क्लियर। तो ये दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे। तीसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भैया किसके बारे में, गरीबी के बारे में। गरीबी और असमानता की अवधारणा को समझेंगे। अवधारणा का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, इसमें आपका अर्थ और परिभाषा दोनों संकलित होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अर्थ और परिभाषा इन दोनों को समझेंगे, यानी कि गरीबी किसे कहते हैं और असमानता किसे कहते हैं, पूरा डिटेल में जानेंगे। गरीबी और जो है असमानता की अवधारणा को लॉरेंज वक्र के माध्यम से और गिनी गुणांक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के माध्यम से हम लोग गरीबी और असमानता की अवधारणा को, उसकी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, जिसमें आप लॉरेंज कर्व एंड गिनी जो है कोएफिशिएंट्स, कोई मतलब कोएफिशिएंट, तो इसके बारे में समझेंगे, यानी गिनी गुणांक एंड लॉरेंज वक्र के माध्यम से गरीबी और असमानता की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। चौथे चैप्टर में हम लोग निर्धनता का दुष्चक्र चक्र देखेंगे, यानी कि जो है निर्धनता का एक प्रकार से दुष्चक्र है, विकियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी जो गरीबी का दुष्चक्र होता है, गरीबी से क्या क्या हानियाँ होती हैं, गरीबी किस लिए केवल आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि के लिए ही एक प्रकार से मतलब उसको प्रभावित ही नहीं करती, बल्कि मानव का पूरा जीवन प्रभावित होता है गरीबी से, ठीक है, और असमानता से। तो गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है, गरीबी का दुष्चक्र से क्या तात्पर्य है, पूरा जानेंगे। इसके बाद में 5वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मानव विकास की अवधारणा के बारे में आपको समझना, मानव विकास किसे कहते हैं और मानव विकास की परिभाषा, मानव विकास सूचकांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं, भूख सूचकांक के बारे में जानेंगे और खुशहाली सूचकांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि ये प्रतिवर्ष जारी होते रहते हैं सूचकांक की, कौन सा देश कैसा है या पूरा डिटेल में हम चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। तो मानव विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें कौन सा देश कितने नंबर पर है, ये लगातार परीक्षा में आता रहता है प्रश्न, और ये कंपटीशन की परीक्षा में बेसिकली ये भी प्रश्न आता है। और इसके अलावा हंगर इंडेक्स समझेंगे, यानी कि जो भूख वाला है, ठीक है, भूख सूचकांक, यानी इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कितना किस देश के व्यक्ति खुशी रहते हैं, सुखी रहते हैं, इन चीज़ के बारे में भी इंडेक्स जारी होते रहते हैं। तमाम प्रकार की जो कंपनियाँ होती हैं वो लगातार इस पर रिसर्च करती रहती हैं, ठीक है, तो डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा अगला जो छठा चैप्टर है उसमें हम विकास और धारणीय विकास की अवधारणा और सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य के बारे में जानने का प्रयास करें। धारणीय विकास या एक प्रकार से धारणीयता का मतलब कि क्या होता है कि विकास के साथ साथ ऐसे पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। सतत विकास इसी को बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। जो धारणीय विकास है इसी को सतत विकास बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट माइलस्टोन, मतलब कि मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सहस्ताब्दी जो वर्ष या सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य जो रखा गया था, ठीक है, इसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, MDG बोलते हैं, MDG, ठीक है। MDG ये लक्ष्य है जो कि 2030 तक पूरा करने की बात करी गई थी। पर्यावरण को एक प्रकार से ध्यान में रख करके विकास करने से संबंधित है। सतत विकास क्या होता है कि भाई ऐसा विकास करें जिससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो और पर्यावरण की जो संपदा है या जो प्राकृतिक संपदा है इसका उचित मात्रा में हम दोहन करें, विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करें, यानी ऐसा दोहन करें जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, यानी भावी पीढ़ी के लिए वर्तमान पीढ़ी का उचित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का दोहन करना ही सतत विकास कहलाता है। सतत विकास में क्या होता है कि इसे मान लेते हैं हम इतना ज़्यादा एक प्रकार से पानी का मिसयूज़ ना कर दें कि क्या हो जाए, इतना ज़्यादा पानी का मिसयूज़ ना कर दें कि इससे हमारे जो बच्चे हैं वो पानी के लिए तरस जाएं, ठीक है। यानी हम अपने बच्चे के लिए भी एक प्रकार से संसाधनों को बचा करके रखें और आप उचित दोहन करें, यानी संसाधनों का बेमतलब दोहन ना करें। दोहन करें, ये रोकता नहीं दोहन करने से, लेकिन बेमतलब का दोहन ना करें।
सातवां जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग श्रम अतिरेक के बारे में समझेंगे। श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था का लुईस मॉडल जो आया, उस लुईस मॉडल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लुईस मॉडल ऑफ लेबर जो है सरप्लस इकोनॉमी। ठीक है, 8वें चैप्टर में हम लोग जो है रोजेंस्टीन के बारे में जानेंगे। रोदान का प्रबल प्रयास जो सिद्धांत है इनका, ठीक है, रोजेंस्टीन रोदान का प्रबल प्रयास सिद्धांत जो है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हम नेसल्स का सिद्धांत है, नेसल्स का निम्न संतुलन पास का सिद्धांत है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नेल्सन का निम्न संतुलन पास का सिद्धांत समझेंगे। इसके बाद में संतुलित और असंतुलित विकास जो होता है इसके सिद्धांत को समझेंगे। ठीक है, तो संतुलित और यानी कि डॉक्ट्रिन एंड बैलेंस्ड एंड जो है अनबैलेंस्ड जो ग्रोथ होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे विस्तार से। इसके बाद में 11वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, रोस्टो एक विद्वान है, उनकी जो आर्थिक वृद्धि को लेकर के अवस्थाएं हैं। रोस्टो ने आर्थिक वृद्धि को लेकर के कई अवस्थाओं के बारे में बताया। तो रोस्टोज स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक बैग नहीं हो जाता है, एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो कई स्टेप में होता है, कई चरणों में होता है, तो उन्हीं चरणों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हायरड तथा डोमर के वृद्धि मॉडल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। द हैरोड एंड डोमर ग्रोथ मॉडल्स के बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपका चैप्टर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोलो का आर्थिक वृद्धि मॉडल जो आया, सोलो विद्वान है, इनका जो आर्थिक मॉडल आया, सोलोज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के सोलो ने क्या विचारधारा दी, पूरा विस्तार से इनके मॉडल को समझेंगे। इसके बाद में काल्डोर ने भी एक प्रकार से आर्थिक वृद्धि के मॉडल को दिया, तो काल्डोर्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी समझेंगे। इसके बाद में हम जननांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत देखेंगे, यानी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक जो है ट्रांजिशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि यानी कि जननांकिकीय जो संक्रमण होता है, जो एक प्रकार जनसंख्या वृद्धि अचानक से हो जाती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है विकास पर, उसके बारे में जानने का प्रयास रहेगा। इसके बाद में 16वें चैप्टर में वृद्धि की सीमा के रूप में जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन एज लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि एक प्रकार से वृद्धि अगर किसी देश की होनी है तो उस वृद्धि कब होगी वृद्धि, जब एक प्रकार से उसकी सीमा में एक प्रकार से जनसंख्या रहेगी, यानी कि जनसंख्या एक उचित अनुपात में बढ़े, ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, तभी विकास, तो विकास की कुछ सिचुएशन होती है जनसंख्या को लेकर के, उसके बारे में जानने का प्रयास रहेगा। 17वें चैप्टर में हम लोग देखेंगे समावेशी समृद्धि विकास, यानी कि उसके उदाहरण भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जो है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और बेसिकली ये हम जो है रेफरेंस किसका रहेगा, भारत के संदर्भ में, यानी भारत के जो है संदर्भ में हम लोग समझेंगे समावेशी समृद्धि विकास की अवधारणा। ठीक है, 18 नंबर चैप्टर देखेंगे तो बाजार विफलता का जो या सरकार विफलता होती है उसके बारे में जानेंगे कि मार्केट जो फेलियर या गवर्नमेंट फेलियर कभी कभी होता है कि मार्केट जो है वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पाती है, कभी कभी सरकारें जो होती हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, तो क्यों होता है, कैसे होता है, पूरी जानकारी। ठीक है, इसके बाद में अगला आपको 19 नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना है, खाद्य सुरक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षा क्या होती है, स्वास्थ्य तथा पोषण ये क्या है, तो फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें आपको पोषण वगैरह के बारे में पढ़ना है। पोषण क्या होता है, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन ये सब शामिल होते हैं, ऐसा तत्व वो होता है आपका पोषण। ठीक है, 20वां प्रश्न है, मतलब 20वां चैप्टर है आपका लिंग तथा विकास, यानी कि जेंडर एंड डेवलपमेंट। लिंग तथा विकास की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से यानी कि महिलाओं का विकास कैसे कैसे हुआ और महिलाओं की स्थिति जो थी समाज में पहले कैसी थी और वर्तमान में उनका विकास कैसे हुआ। विकास और अल्प विकास की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगला जो आपका चैप्टर होगा उसमें आपको चक्रीय कार्यकारण का सिद्धांत देखना है, थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉसेशन के बारे में आपको समझना है। ठीक है, इसके अलावा 23 में द्वैतवाद के बारे में समझना, डुअलिज्म एक प्रकार से एक जो है एक अवधारणा होती है। डुअलिज्म हर एक क्षेत्र में आपको जियोग्राफी में बहुत मिलेगा, तो द्वैतवाद समझेंगे क्या होता है। इसके अलावा फाई रेसिन का सिद्धांत है, उस फाई रेसिन के सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, द थ्योरी ऑफ फाई रेसिन। इसके बाद में 25वें चैप्टर में आप देखेंगे अल्प विकास का निर्भरता परक सिद्धांत। ठीक है, तो अल्प परक यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अनडेवलपमेंट। ठीक है, तो अल्प विकास का जो निर्भरता परक सिद्धांत है, निर्भरता परक सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि किसका है, अंडर डेवलपमेंट का। 26 नंबर क्वेश्चन मतलब चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है,
तकनीकी प्रगति के जो मॉडल हैं, यानी कि मॉडल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, प्रोग्रेस, ठीक है। तो तकनीकी प्रगति के मॉडल में खास करके समावेशित और असमावेशित तकनीकी प्रगति, ठीक है। इसके अलावा हिक्स और हायरेड, ये दो विद्वान हैं, इनकी तकनीकी प्रगति व करने की जानकारी, इन्होंने तकनीकी की प्रगति के लिए क्या क्या बातें बताई हैं, पूरा डिटेल में यहाँ पर हम जानकारी देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में 27 नंबर जो आपका चैप्टर होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, 27वें चैप्टर में लोग अंतर्जात वृद्धि यानी आर्थिक विकास में बौद्धिक पूंजी क्या होती है। बौद्धिक पूंजी अंतर्जात जो पूंजी होती है, जैसे ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं उनकी पूंजी ज्ञान है, वो उनके अंदर है, ठीक है। तो ये जैसे ज्ञान, शिक्षा, शोध, ये सब किस देश में कैसे क्या हो रहा है, ये सब भी एक प्रकार से ये सब अंतर्जात वृद्धि है। और जो जैसे धन बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है, तो ये सब बहिर्जात वृद्धि, खनिज संपदा मिल गई, ये सब बहिर्जात वृद्धि है, ठीक है। अंतर्जात वृद्धि में ये सब होता है, ज्ञान, शिक्षा, शोध। इसकी भूमिका विभिन्न क्षेत्रों के मध्य या बीच आर्थिक विकास और समृद्धि के स्तरों में अंतर देखने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में बगल में लिखा हुआ है कि जैसे ये जो है इंडोजीनियस ग्रोथ, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इसमें लर्निंग, एजुकेशन एंड रिसर्च इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस कंट्री डिफरेंशियल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से, ठीक है, विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के स्तर हैं, उन स्तरों में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है अलग अलग देशों में, उसके बारे में जानने का प्रयास रहेगा। आर्थिक विकास का अंतर्राष्ट्रीय पहलू क्या रहा है, यानी कि इंटरनेशनल जो एस्पेक्ट्स रहते हैं ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, आर्थिक विकास को लेकर के जो एक धारणा है विदेशी, मतलब कि विदेशी का मतलब कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो पहलू है, अंतर्राष्ट्रीय काम जो किए जाते हैं ताकि आर्थिक विकास हो सके दुनिया भर के देशों का, इसके बारे में जानेंगे। 29 नंबर चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि जैसे कि अब भारत चाहे अमेरिका से व्यापार करे, ब्रिटेन से करे, फ्रांस से करे, जर्मनी से करे, तो कैसे करेगा, ठीक है। इसको लेकर के नियम कायदे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड करने के। तो इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या ज़रूरत है और इसका क्या महत्व है, सबको समझेंगे, यानी कि मीनिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, सबको समझेंगे आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। इसके अलावा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या होता है और विदेशी संस्थागत निवेश क्या होता है, दोनों के बारे में समझेंगे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, और विदेशी संस्थागत निवेश, दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा सहायता बनाम व्यापार और तथा प्रौद्योगिकी अंतर प्रवाह, इन दोनों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर चैप्टर में बहुराष्ट्रीय निगम और विकासशील जो देश हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत सारे निगम, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि एक प्रकार से विदेशी व्यापार को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो क्षेत्रीय सहयोग में तमाम प्रकार के क्षेत्रीय सहयोग भी काम करते हैं, जैसे क्षेत्रीय सहयोग में रीजनल कोऑपरेशन, जैसे साप्टा एक देशों की संस्था है, नाफ्टा, सार्क, ब्रिक्स, ये सब कई देशों की संस्थाएं हैं जो कि आपस में आर्थिक विकास को लेकर के आगे बढ़ रही हैं और एक दूसरे की मदद कर रही हैं, ठीक है। आपके पास कुछ है तो ब्रिक्स में तमाम देश शामिल हैं। जैसे ब्रिक्स की अगर मैं बताऊं तो ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं, देखें, BRICS, ये होता है ब्रिक्स। बी माने होता है आपका ब्राज़ील, आर माने होता है रसिया, आई माने है इंडिया, सी माने है चाइना और एस माने है बाद में जुड़ा ये साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश मिलकर के ब्रिक्स का निर्माण करते हैं, जैसे सार्क, नाफ्टा, साप्टा, ये सब अलग अलग देशों के क्या है, समूह है जो कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तमाम प्रकार की नीति बनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से सहायता लेते हैं। अगला है विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये बताता है कि भाई व्यापार के नियम क्या होंगे, व्यापार कैसे होगा, व्यापार के क्या क्या पहलू होंगे, व्यापार किन किन चीज़ों का होगा, कैसे होगा, ये समझेंगे। और विकासशील देश यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आपने देखा था विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पर भी विकासशील देशों के बारे में पढ़ना है। विश्व व्यापार संगठन और विकासशील देशों के बीच में क्या तारतम्यता रही है, या विकासशील देशों के लिए एक प्रकार से विश्व व्यापार संगठन क्या काम कर रहा है, इन सभी की चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा इतने चैप्टर्स के माध्यम से। ज्योग्राफी का सिलेबस अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें, इसका सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया मैंने। ज्योग्राफी के पेपर 1 में आपको रीजनल ज्योग्राफी पढ़ना है, मैंने दे दिया है। इसके अलावा इतिहास का पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो इतिहास का एक प्रकार से सिलेबस देख लीजिएगा पेपर 1 का। नेशनलिज्म इन इंडिया का पेपर मतलब ये जो है दे दिया है, हिंदी का, ठीक है, सोशोलॉजी का, इन सभी का सिलेबस ऑलरेडी हो चुका, तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।
ओके। तो आप लोगों ने तमाम प्रकार के सिलेबस इस समय डिस्कशन हो रहा है, फिर पेपर 2 का सिलेबस जल्दी आएगा, ठीक है। तो पेपर 2 के सिलेबस के लिए आप तैयार रहिएगा। जल्दी पेपर 2 का सिलेबस आएगा, उसके बाद में फिर चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। तो क्लियर, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।